बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये है हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे यानी इस पेपर में उन पेपर के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। हिंदी गद्य का जो पेपर होता है आपको बता दूं, ये पेपर आपका देखिए 2 घंटे की परीक्षा आपकी जो होती है, राम मनोहर लोहिया का पेपर है। आपको बता दूं 2022 में जो 2023 की परीक्षा में जो पूछा गया थर्ड सेमेस्टर में, ये राम मनोहर लोहिया का पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दूं और जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, या आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, या कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, या दुनिया भर के जितने भी कि अपने विश्वविद्यालय हैं, हिंदी उसमें पूछा जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो हिंदी गद्य आपको अगर पढ़ना है तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे बहुत ही फायदे में होंगे। और इससे पहले आप देखेंगे कि 1-2 दिन पहले अभी हमने कि कल या परसों एक वीडियो अभी दी थी, जिसमें महासंग्राम वीडियो मैंने दिया है हिंदी का गद्य का। उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। देखें, निर्देश दिया जाएगा पेपर में आपको कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड में निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हीं के अकॉर्डिंग उत्तर दें। खंड आ कहता है आपसे कि सभी खंड प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। ध्यान से देखेंगे इसको, तो 3-3 नंबर का एक प्रश्न है। 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने को लेकर के मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ भैया? हिंदी गद्य का आविर्भाव शताब्दी पूछा गया तो 19वीं शताब्दी में हुआ। अब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1800 से लेकर के 1901 का जो या 1900 का जो समय काल है, ये इसी को बोलते हैं 19वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 1850 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। यानी ऐसे लिखें कि 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, 19वीं शताब्दी मध्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी मध्य में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। या 18वीं शताब्दी केवल लिख दे, 19वीं शताब्दी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाना है। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले में जैसे नगरी पचाड़ी सभा प्रचार प्रसार करती थी, काशी में है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रचार प्रसार होता था। हितकारिणी सभा के द्वारा, हिंदी विभाग मंच के द्वारा, और इसके अलावा और भी जो है सभाएं थी जिसके द्वारा प्रकाशन होता था। ठीक है, कि प्रचार प्रसार होता था हिंदी साहित्य का। तो ये एक प्रकार से कई सारी संस्थाएं हैं। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है और यह किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथा या अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथा जो लिखी गई है बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई? 1641 में हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। ध्यान रखेंगे इस बात को। घा प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी में संकलन त्रय के बारे में बताएं। एकांकी जो होती है, एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी के जो होते हैं उसमें 6 तत्व होते हैं। एक कहानी होती है, और एकांकी में एक अंक होता है। कई दृश्य हो सकते हैं एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास, ये सब क्या है, उनके तत्व क्या हैं, ये महासंग्राम वीडियो में कल या परसों की वीडियो में, कल ही की वीडियो में मैंने चर्चा करा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। एकांकी में संकलन त्रय की बात होती है। संकलन त्रय क्या होता है? संकलन त्रय में काल यानी कि समय की ज़्यादा डिमांड होती है, समय, इसके अलावा स्थान, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है कार्य, इन तीनों पर बड़ा फोकस होता है। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं एकांकी के लिए। ठीक है, कौन कौन सी? काल, स्थान और कार्य, ये संकलन त्रय में शामिल है, ध्यान रखेंगे। यही सब इतना लिखना है, बस काम हो जाएगा। नाटक के तत्वों का नाम उल्लेख कीजिए। नाटक कितने तत्व होते हैं भाई? नाटक के देखिए, पहला तत्व होता है आपका कथानक, नाटक में होता है। दूसरी बात, पात्र एवं चरित्रण। तीसरा, कथोपकथन यानी कि जो है डायलॉग वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा चौथा होता है वातावरण यानी देश काल। पांचवा होता है भाषा, भाषा और शैली। छठा आपका होता है भैया क्या? छठा आपका होता है उद्देश्य। सातवां आप लिख सकते हो अभिनेता। आठवां लिख सकते हो प्रतीक और रूपक। छठा लिख सकते हो भाषा और पाठ। सातवां लिख सकते हो आप स्थान और समय। और इसके अलावा आठवां लिख सकते हो दर्शक, मतलब कि 10वां लिख सकते हो दर्शक। तो इस तरीके से ये नाटक के कई तत्व होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला प्रश्न, डायरी से क्या आशय है? हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम बताइए। डायरी क्या होती भाई? डायरी की अगर बात करें, दैनंदिनी कहते हैं हिंदी में डायरी को। डायरी जो होता है, लेखक जो होता है अपने दिन की जो सारी दिनचर्या होती है,
उसके जो एक प्रकार से क्रियाकलाप होते हैं दिन के, आना जाना यात्रा वगैरह करता है, वो सब चीज़ें जो उसके दिन के पूरे जो व्यवहार में जो चीज़ें उपयोग करता है या चीज़ें होती हैं साहित्यकार के, उन चीज़ों को दिन की चीज़ों को एक ही मतलब उसी दिन के घटनाओं को वो अपनी डायरी में लिखता रहता है डेली का डेली, तो वही डायरी होती है। हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम बताएं। तो हिंदी के जो डायरी लेखकों के नाम की अगर बात की जाए तो एक तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मुक्तिबोध जी, उनकी रचना है एक लेखक की डायरी। तो ये एक तो मुक्तिबोध हो गए डायरी लेखक। दूसरे हो गए आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की एक डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, वो भी बड़ी फेमस डायरी है। और एक जो है मुक्तिबोध की कौन सी, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की है। तो इस तरीके से ये डायरी लेखक के नाम बता दिए हमने और उनकी रचनाओं के नाम भी बता दिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं। तो कुबेरनाथ राय जी ललित निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ललित निबंधकार हैं। और इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो कुबेरनाथ राय जी की कौन सी रचना संकलित है भैया, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध ही है और ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और ये ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया रिपोर्ताज से क्या आशय है। रिपोर्ताज विधा के किन्हीं 2 लेखकों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखें। रिपोर्ताज मतलब होता है एक प्रकार से क्या होता है रिपोर्ताज का मतलब। रिपोर्ताज के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया भी है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, उसमें रिपोर्ताज क्या होता है, डायरी संस्मरण क्या होता है, सब कुछ मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, विस्तार समझाया है। तो आप देख लीजिएगा उन चीज़ों को, बहुत ही विस्तार से मैंने डायरी लेखक मतलब डायरी क्या होता है, संस्मरण, रिपोर्ताज, रेखा चित्र क्या होता है, नाटक क्या होता है, सब कुछ मैंने समझाया है। तो रिपोर्ताज के बारे में मैंने बताया था कि रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी शब्द होता है और गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। और आपको बता दूं इस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठते हैं और वह उन्हें भूल नहीं सकता है। उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ट नहीं होता है, रिपोर्ताज रिपोर्ट नहीं होता है, प्रतिवेदन नहीं होता है। रिपोर्ट में केवल यथावत वर्णन दिया जाता है, जबकि रिपोर्ताज में क्या होता है कि जो कथ्य होते हैं, जो जानकारी या घटना होती है, उसको कलात्मक ढंग से भावपूर्ण तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है लोगों के समक्ष। तो ये रचना एक प्रकार से जो होती है ये रिपोर्ताज कहलाती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा होती है। लक्ष्मीपुरा नाम के रिपोर्ताज हिंदी में पहला रिपोर्ताज लिखा गया, ये बात ध्यान रखेंगे रिपोर्ताज में। क्लियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रिपोर्ताज के लेखकों के नाम बताएं, तो लक्ष्मीपुरा एक पहला लिख दीजिए। पहला मतलब पहला रिपोर्ताज है शिवदान सिंह चौहान जी का है, पहला रिपोर्ताज करता है शिवदान सिंह चौहान, पहले रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। इसके अलावा दूसरा नाम आप लिख सकते हो, दूसरे लेखक हैं रांगे राघव जी, उनका रिपोर्ताज है अदम्य जीवन। इसके अलावा अमृतलाल नागर, इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु जी, ऋण जल धन जल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है रिपोर्ताज। तो ये सब संकलित है, तो ये सब भी नाम आप लिख सकते हैं। तो यही होता है आपका रिपोर्ताज, उनके लेखकों के नाम, रचनाओं के नाम। अगला प्रश्न 9वां नंबर, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करते हुए अंतर 2-2 कृतियों के नाम बताएं। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है भैया। संस्मरण और रेखा चित्र की बात की जाए तो संस्मरण जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो संस्मरण जो होते हैं अगर उनकी बात करें तो संस्मरण स्मृति का होता है, और जबकि रेखा चित्र में जहाँ चित्र का महत्व होता है वो वहाँ रेखा चित्र होता है। ठीक है, और आपको बता दूं मतलब कि रेखा चित्र और संस्मरण एक ही से जैसे होते हैं, इनमें अंतर करना कठिन होता है। आप महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को देखेंगे तो उनको लगेगा कि रेखा चित्र भी है और संस्मरण भी है। ठीक है, तो संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं होती है। संस्मरण लेखक जो होता है निजी संबंधों को अनुभव को आधार बनाता है लेखक, जबकि रेखा चित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेखा चित्र शब्द की उत्पत्ति स्केच शब्द से हुई है, जो कि अंग्रेजी भाषा का मतलब रूपांतरण है, और व्यक्ति चित्र, तूलिका चित्र, चरित्र लेख, भित्ति चित्र, ये सब इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब है रेखा चित्र और इसमें अंतर। अब रेखा चित्रों के नाम इसमें पूछा गया है आपसे कि भाई एक एक या 2-2 कृतियों के नाम लिखें। ठीक है, 2-2 कृतियों का नाम उल्लेख करें संस्मरण और रेखा चित्र के। 2 संस्मरण लिखें, 2 रेखा चित्र लिखें। देखिए आपको बता दूं जैसे कि संस्मरण की अगर बात की जाए तो लाल तारा हो गई, माटी की मूर्तें हो गई, ये सब संस्मरण है राम वृक्ष बेनीपुरी के। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी की बात करें तो उनकी ऐसे अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब रेखा चित्र हैं। तो रेखा चित्रकार में महादेवी वर्मा जी का बड़ा नाम है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी संस्मरण लेखन में बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लाल तारा, माटी की मूर्तें, तमाम प्रकार के संस्मरण लिखे हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे जूठन।
जूठन अगर बात करें तो जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है भैया, इनके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, और इसका केंद्रीय भाव क्या है जूठन आत्मकथा का? जूठन आत्मकथा का केंद्रीय भाव है कि ये भारतीय जाति प्रथा का विरोध करता है, सवर्ण मानसिकता पर आधारित है, आरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इन सभी सवालों को उठाती है ये एक प्रकार से रचना जूठन आत्मकथा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ये आप लिख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी जो कि आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये सब प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बाकी महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिएगा। खंडबा की बात की है तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द्वितीय और तृतीय प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में आपको देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ ससंदर्भ व्याख्या करने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इनकी व्याख्या वगैरह कैसे करनी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया आपसे कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने आप को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। तो ये जो है एक प्रकार से किस मतलब रचना का है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है गद्य में ये ढूंढना कि ये किस रचना का है। तो ये रचना है आपकी भाई ध्रुव स्वामिनी, जो आपका उपन्यास नाटक है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का, उसी से उद्धृत है। तो आप लिख देंगे प्रस्तुत जो है मतलब प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत चीज़ें जो है या प्रस्तुत गद्यांश हमारी मतलब कि जो है प्रस्तुत गद्यांश स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी या जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रणीत नाटक ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक से उद्धृत हैं। और इसमें प्रसंग ये है कि सकरात जब कोमा को निराश और उपेक्षित कर देता है, तब उत्साहपूर्वक ध्रुव स्वामिनी के आगमन की प्रतीक्षा करता है। और तब परम तत्ववेता दार्शनिक आचार्य मिहिर देव कोमा, जिसकी प्रति पालिका कुमारी है, सकराज को ऐसा ना करने के लिए समझाते हैं। तब सकराज उनसे कहता है कि मैंने रामगुप्त का दर्प दलन करने हेतु अर्थात अपना राजनीतिक प्रतिशोध चुकाने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप भेजने की शर्त रखी है। ऐसी सारी बातें होती है, तो उसी पर ये बात बताई जाती है। तो ये है आपका वो, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपको दिया गया अथवा करके कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और वृद्धि मतलब सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का क्षय करता है, बुद्धि को खत्म करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तब वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे मतलब कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में यानी उसको नीचे गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देती जाएगी, और बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये कुसंग का ज्वर जो होता है बड़ा भयानक होता है। ये आप देखेंगे ये रामचंद्र शुक्ल जी का एक रचना है मित्रता, उसी मित्रता नामक निबंध से ये उद्धृत है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये पंक्तियाँ खास करके ये गद्यांश मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि निबंधकार बुरी संगति के दुष्प्रभाव का चित्रण करते हुए कहता है कि लेखक कहता है कि बुरी संगति एक भयानक ज्वर या बुखार के समान है। जिस प्रकार भयंकर बुखार से संपूर्ण शरीर ऊर्जा से क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों के सानिध्य में अगर आप रहेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका सदाचरण जो होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसमें इन पंक्तियों में आप देखिएगा कुसंग का त्याग करने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो व्यक्ति को पतन के गर्त से बाहर निकालने का काम करती है। बुरी संगति व्यक्ति के सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। इन सभी बातों पर फोकस किया गया है। तो आगे देखें, ससंदर्भ व्याख्या करें। देखें क्या है कि मगर वजन चाहिए, आप मतलब आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये बड़े साहब कहते हैं, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। तो ये भोला राम का जीव जो रचना है, और इसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है इसको, बिल्कुल। तो इसको लिखा किसने? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। तो ये एक प्रकार से उन्होंने लिखा है, और ये एक व्यंग है भोला राम का जीव। किसने लिखा है? भोला राम का जीव रचना किसने लिखा है? फटाफट से आप बताएंगे भाई। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है क्या? भोला राम का जीव किसने लिखा है? कि हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है? बताएं आप सभी लोग।
फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कहानीकार हैं और हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। जब कभी भी व्यंग्य की बात हो तो हरिशंकर परसाई का ध्यान ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है भोला राम का जीव रचना, एक व्यंग्य है, तो उन्होंने ही सारी बातें कही हैं यहाँ पर, ये बात ध्यान रखेंगे। नारद जी, पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है, भोला राम का जीव पढ़ाया हुआ है, तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं भोला राम का जीव, ठीक है, और पढ़े भी होंगे आप लोग तो जानते होंगे। आगे देखिएगा, बड़ा सरल है, उसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, बस प्रसंग में लिखना है भोला राम के जीव कहानी से उद्धृत है, जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। इसमें लिखेंगे कि भाई नारद जी जब जाते हैं उसके भोला राम के जीव को ढूंढने के लिए ऑफिस में जाते हैं, तो जो बड़े साहब होते हैं वो कहते हैं कि मगर वजन चाहिए, किस में वजन चाहिए, बातों में वजन चाहिए। बात में कैसे, जब आप कोई रिश्वत देंगे तभी आपकी बातों में वजन होगा, आपकी बातों की कीमत होगी। आप समझे नहीं, चपरासी बताता है उनको, जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है, इसका भी वजन भोला राम की मतलब कि दरख्वास्त पर रखा जा सकता है, मतलब कि उसकी मतलब कि दिया जा सकता है, बीड़ा दे करके आप रिश्वत दे दीजिए बीड़ा के रूप में और आपका काम हो जाएगा। तो ऑफिस में सरकारी दफ्तरों में जो दौड़ने का सिलसिला उसी पर व्यंग किया गया है। क्लियर। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसकी पेंशन किस प्रकार से फंस जाती है, उसकी सैलरी फंस जाती है, उसको लेने के लिए उस भोला राम का जीव किताबों में, मतलब उसी फाइलों में छुपा पड़ा हुआ है। चित्रगुप्त और यमराज परेशान है ऊपर कि भाई जीव आ क्यों नहीं रहा है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। नारद जी आते हैं पृथ्वी पर ढूंढने के लिए, तो भटकते हैं इधर उधर और जाते हैं, अंततः ऑफिस में पहुंचते हैं, तो वहां पर भोला राम का जीव बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। ऑफिस मतलब वहां से मतलब उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलमारी से। आगे देखिए, वर्षों की साहित्य साधना मेरा भोजन रहा है, यही मेरा असली भोजन है। मैं उन बिना जो है चुपड़ी मोटी रोटियों में उस कलाकार की साधना का तार देख रहा था, वही जो हिंदी की महान शक्ति है, ऐसे चूल्हा फूंकता है कभी ना सोचा था। तो ये एक प्रकार से आपका किससे लिया गया है, बताएं फटाफट से, आप बताएंगे, बताइएगा। ये आपका लिया गया भाई, ये जो है गद्यांश जो लिया गया है, ये इंटरव्यू से लिया गया है, ठीक है। मैं इनसे मिला नामक इंटरव्यू से लिया गया है। पदम सिंह शर्मा कमलेश जी की रचना है और ये मिले थे उनसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। तो शर्मा जी निराला जी से वार्तालाप करते समय की स्थिति का चित्रण करते हुए ये बातें कहते हैं। तो लेखक निराला जी के बारे में पूछ रहा, मतलब कि निराला जी के बारे में कह रहा होता है। लेखक निराला जी की दिनचर्या को देख करके मन ही मन विचार करता है कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है, मजदूरों के समान साहित्य का यह सेवी है। तो इस तरीके से निराला के जीवन के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कला के वैशिष्ट को प्रतिपादित कीजिए। बढ़िया प्रश्न, आपकी परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, दीपदान एकांकी पर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इस पर मैंने चर्चा कर रखी है निबंध पर, तो इसको भी देख लेंगे आप, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए क्या उपाय बताए हैं, तो उसमें उसके बारे में ही चर्चा हो चुकी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाले, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, राहुल संकृत्यान की आयावरी व्रती का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। चूंकि पंडित राहुल संकृत्यान जो है ये शुरू में पंडिताई करते थे, इनके पिताजी ब्राह्मण थे, तो इनका रुचि नहीं लगती थी कथा वथा बाँचने में, तो ये घूमने में ज़्यादा रुचि रखते थे पंडित राम मतलब कि राहुल संकृत्यान जी। तो फिर ये घुमक्कड़ अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा ही लिख डाला। झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर झांसी की रानी का चरित्रण कीजिए, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, उपन्यास के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया, तो आप पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। खंड सा की अगर बात करें, निम्न 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 साढ़े 10 नंबर है और 450 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुव सामनी एक समस्या प्रधान नाटक है। बढ़िया प्रश्न है ये। तो आप ध्रुव सामनी नाटक वाला वीडियो जो हमारा पड़ा हुआ है देख लीजिएगा, लगभग 1 घंटे का, उसमें विस्तार से मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी की समीक्षा करें। तो झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा भी करिए। ध्रुव स्वामी नाटक के बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है, दोनों आपका हो जाएगा। दलित आत्मकथा जूठन की प्रासंगिकता पर विचार करें, इसके बारे में चर्चा मैंने नहीं करी है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपका। बाकी 2 ही प्रश्न करने थे। कुबेरनाथ राय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का शिल्प वैशिष्ट लिखिए, इसके बारे में मैं चर्चा जल्दी कर दूंगा। हालांकि आप अगर इन दोनों को भी तैयार कर लीजिएगा, या जो मैंने आपको पढ़ाया है महासंग्राम वीडियो बताई है, या जो चर्चा करी हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो में, जैसे मतलब कहानी पंच परमेश्वर वगैरह, तो आप देख लीजिएगा, वो सब भी आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और
यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और महासंग्राम वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो तो मैं बताता हूँ कि भाई ऐसे ही आपका पेपर आएगा, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो सकता है कि ना आए, लेकिन जो महासंग्राम वीडियो होता है उसको देख करके जाएंगे तो आप सारे प्रश्न करके जरूर आएंगे, यह मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।